नमस्कार दोस्तों। बजट आया और उसमें एनजीओ के लिए क्या क्या चेंजेस हैं, काफी सारे क्वेश्चन ये पूछे जाने लगे, काफी सारे कमेंट्स आए हैं कि सर प्लीज उस पे वीडियो बनाइए कि बजट में एनजीओ के रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको वो बता रहा हूँ कि जो बजट में एनजीओ से रिलेटेड चेंजेस हैं, जो इंपॉर्टेंट्स हैं और आपको पता रहने चाहिए, उन चीजों में मैं बता रहा हूँ। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो है वो अच्छे चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे एनजीओ में कॉर्पस डोनेशन रहता है, कॉर्पस डोनेशन वो डोनेशन होता है, जैसे कि मैं आपको काफी सारी वीडियो में बता चुका हूं कि कॉर्पस डोनेशन केवल स्पेसिफिक जो डायरेक्शन होती है उसके लिए ही वो यूज हो सकता है। कॉर्पस डोनेशन को जिस पर्पस के लिए दिया गया है उसी पर्पस से आप यूज कर सकते हैं, जनरल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है दोस्तों कि किसी एनजीओ में जब कॉर्पस डोनेशन आप रिसीव कर चुके होते हैं, उसका पैसा कॉर्पस डोनेशन का आपकी बैलेंस शीट में या आपकी संस्था में पड़ा हुआ है और आप जनरल एक्टिविटी करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, वो कम है, तो आप कॉर्पस डोनेशन से वो पैसा निकाल लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं और खर्चा करने के बाद आप पे जब एक्सेस आता है जनरल एक्टिविटी का कैश, तब आप कॉर्पस डोनेशन में दोबारा जमा करा देते हैं। दोस्तों जब हम कॉर्पस डोनेशन से कोई फंड निकालते हैं तो क्या वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है? क्या आपको उसमें एग्जेम्पशन मिलेगी? तो दोस्तों नॉर्मली जो इस बजट के हिसाब से मैं आपको बताऊं, कॉर्पस डोनेशन से अगर आपने पैसा निकाला और जनरल एक्टिविटी में यूज करा है और आपने कुछ दिन बाद जब आप पे जनरल फंड आ जाता है आप कॉर्पस में दोबारा डाल देते हैं, तो वो आपको एप्लीकेशन जो माना जाएगा वो उस टाइम में माना जाएगा जब आप इसे रिफिल कर देंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो चेंजेस है वो ये है कि आपको ये रिफिल 5 इयर्स के अंदर अंदर करना है। यानी कि अगर आपने कॉर्पस से कोई फंड निकाला और 5 साल के अंदर अंदर आपने उसे रिफिल ना करके 6 ईयर में किया, तो आपको इसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं माना जाएगा। और साथ साथ अगर 5 साल के अंदर कर दिया तो भी आपको कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी, तभी आपको ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। दूसरा दोस्तों, लोन के बारे में। अगर जैसे नॉर्मली एक संस्था दूसरी संस्था से लोन लेती है, तो जब हम लोन लेते हैं ना तो वो हमारी इनकम होती है, और जब हम इस लोन से एक्सपेंडिचर करते हैं ना ही वो हमारी एप्लीकेशन ऑफ इनकम मानी जाती है। लेकिन जब हम लोन का रीपेमेंट करते हैं तब इसे डीम्ड एप्लीकेशन माना जाता है और आपको टैक्स की इस पे एग्जेम्पशन मिलती है। जो भी आपका डोनेशन रिसीव हुआ, आपने रीपेमेंट ऑफ लोन कर दिया, तो आपको जब रीपेमेंट के टाइम पे आपको ये डीम्ड एप्लीकेशन मानी जाएगी और आपको टैक्स की एग्जेम्पशन दी जाएगी। इस बजट के हिसाब से आप अगर रीपेमेंट ऑफ लोन करते हैं 5 इयर्स के अंदर अंदर करते हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन मिलेगी। अगर 5 इयर्स के बाद करते हैं तो आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एग्जेम्पशन का मतलब डीम्ड एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी। दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है? सर्कुलेशन एंट्री। ये क्या चीज होती है दोस्तों? टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बोल बैठा, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर आपकी एनजीओ ने कोई डोनेशन रिसीव करा, आप जानते हैं इस डोनेशन का या तो मुझे 85% खर्चा करना है और 15% मैं अपना सेव कर सकता हूं। मैंने क्या करा, करंट ईयर का डोनेशन मुझे रिसीव हुआ, मैंने ये डोनेशन 100 रुपए का डोनेशन मुझे रिसीव हुआ, मैंने ये 100 रुपए का डोनेशन आगे ट्रांसफर कर दिया 80, क्योंकि 85% तो मुझे यूज करना है, 15% में मुझे कोई पूछेगा नहीं, आई एम टोटली फ्री, तो मैं 85% को दूसरी संस्था को दे देता हूँ यूज करने के लिए और उसे ट्रांसफर कर देता हूँ। अब जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 85 रुपीज रिसीव करा और उसका 15% उसने बेनिफिट ले लिया, समझ रहे हैं? तो डबल बेनिफिट हो गया। इस बजट में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी एनजीओ ने अपने फंड को दूसरी एनजीओ को ट्रांसफर किया है तो दूसरी एनजीओ को हम 85% की लिमिट में ही कंसीडर करेंगे, उसे 15% का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो बेनिफिट मिल चुका है। तो दोस्तों ये था एक नेक्स्ट चेंजेस जो अच्छा है, लॉजिकल है और इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस है कि आपका जो फॉर्म 9 या फॉर्म 10 होता है, अब ये क्या चीज होती है दोस्तों? वो होता है, जैसे आपने सुना होगा, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं कि आपके पास डोनेशन रिसीव हुआ, आप उसे एक्यूमुलेट कराना चाह रहे हैं 5 इयर्स तक, आपने इस साल यूज नहीं करा, नहीं कर पाए यूज, तो आप उसे एक्यूमुलेट कर देते हैं 5 इयर्स के लिए, जिसके लिए हमें फॉर्म 10 भरना होता है या फॉर्म 9 भरना होता है कि अगर हम करंट ईयर का डोनेशन हम यूज ना कर पाए। और उस फॉर्म को भरने के बाद आपको ये मान लिया जाता है कि ये पैसा आप बाद में यूज कर लेंगे और उस पर टैक्स की एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है। दोस्तों इस बजट में वो जो फॉर्म भरने की टाइम था, वो जो फॉर्म भरा जाता था वो इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ भरा जाता था और इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट जो होती थी वो 31 अक्टूबर होती थी, ठीक है ना? तो अभी इसमें टाइम लिमिट चेंज करी और वो जो आपको फॉर्म 9 या फॉर्म 10 भरना है उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। यानी कि 31 अक्टूबर ना होके अगर आपको फॉर्म भरना है फॉर्म 9 या 10 तो वो आपको 31 अगस्त तक भरना पड़ेगा, तभी आपको उसके एक्यूमुलेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों
ये था आपका जो टाइम लिमिट है वो फॉर्म 9 के लिए भी है और फॉर्म 10 के लिए भी है, मैं एक साथ ही आपको बता रहा हूं। और लास्ट जो चेंज है, मेजर चेंजेस, वो है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 80G और 12A दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। अभी तक मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन अगर हमें 12A और 80G का लेना है, पहले प्रोविजनल अप्लाई करना है, फिर फाइनल अप्लाई करना है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल अप्लाई करना होता है। अब इस बजट में एक अच्छा प्रोविजन लेके आए हैं कि जो सोसाइटी बिल्कुल नहीं है, अगर उन्होंने अपना प्रोविजनल चाहिए तो वो प्रोविजनल करिएगा और पहली एक्टिविटी होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आप रेगुलर के लिए अप्लाई कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है, उन्होंने ऑलरेडी एक्टिविटी कर दी है, क्या वो प्रोविजनल के लिए अप्लाई करेंगे, फिर वो रेगुलर के लिए अप्लाई करेंगे? गवर्नमेंट ने कहा नहीं, आप ऐसे कीजिए, अगर आप ऑलरेडी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको प्रोविजनल की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेगुलर वाला रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि उन्हें जो 4 एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी, 12A का प्रोविजनल, 80G का प्रोविजनल, 12A का रेगुलर, 80G का रेगुलर, अब उन्हें फाइनली 12A और 80G का फाइनल रेगुलर वाला लगाना है, प्रोविजनल की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थे कुछ चेंज जो बजट में आए, आपके लिए यूजफुल भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है। इन चीजों का ध्यान रखना, जो जो चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूजफुल रही होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, आपके लिए ये काफी यूजफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ये यूनिक इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए। थैंक यू सो मच।